नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की ये कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और बीए पार्ट थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है। और आज हमारे अध्ययन का विषय है कार्ल मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हमने पिछली कक्षा में देखा कि मार्क्स से पूर्व के विचारक आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है और उसका उत्पादन की विधियों के साथ क्या संबंध है। उन्होंने समाज की प्रगति और विकास के नियमों को समझाने का प्रयास नहीं किया। मार्क्स ने स्वयं से पूर्व के समाजवादियों को स्वप्नलोकी समाजवादी कहा और स्वयं के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा, क्योंकि मार्क्स ने सामाजिक विकास के ठोस नियम ढूंढे। वह इस आधार पर समाज का विश्लेषण किया, फिर भविष्यवाणी की। मार्क्स के पूर्व जितने भी विचारक हुए, उन्होंने भविष्यवाणी के बारे में कोई भी अपने विचार प्रकट नहीं किए। मार्क्स ने कहा जिस तरह से सामंतवाद गया, पूंजीवाद आया, उसी प्रकार से पूंजीवाद भी जाएगा और साम्यवादी व्यवस्था आएगी। अब हम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स का क्या है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया और यही उनके संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन में मार्क्स के द्वंद्वात्मक विचार हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रेरित रहे और भौतिकवाद फायरबाख एक विचारक हुए, उनके द्वारा उन्होंने ग्रहण किया। द्वंद्वात्मक शब्द उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है। दूसरा शब्द भौतिकवाद सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। हीगल ये मानकर चलते थे कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष नहीं हुई है, वरन टेढ़े मेढ़े रूप में हुई है, जिसके 3 अंग हैं: वाद, प्रतिवाद, संवाद। मार्क्स की पद्धति का आधार हीगल का यही द्वंद्वादी दर्शन है। मार्क्स तथा उसके अनुयायियों ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को गेहूं के पौधों के उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उनका कहना था कि जैसे गेहूं का दाना है वो वाद है, और जब हम गेहूं के दाने को बो देते हैं, उसके पश्चात पौधा निकलता है, तो वो प्रतिवाद की स्थिति है। और तीसरा है कि बाली का आना और इसके पकने पर गेहूं का दाना बनना तथा पौधे का सूखकर नष्ट हो जाना, यह संवाद है। तो हमने 3 अवस्थाएं देखी कि जब हम गेहूं के दाने को बोते हैं तो वाद की स्थिति में होता है, और जब वो भूमि में बोने के पश्चात जब पौधा निकलता है तो प्रतिवाद की स्थिति है। और जब पौधे के अंतर्गत बाली आने लगती है और पकने पर गेहूं का दाना बनता है और पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है, तो ये संवाद की स्थिति है। तो मार्क्स ने वाद के बाद प्रतिवाद और प्रतिवाद के बाद संवाद की स्थिति आने के क्रम को समझाया। भौतिकवाद मार्क्स का भौतिकवाद है कि मार्क्स के अनुसार प्रेरक शक्ति पदार्थ स्वयं है। चेतना शक्ति का अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, वरन अस्तित्व चेतना शक्ति का निर्धारण करता है। क्योंकि हीगल ने कहा था कि हीगल की जो दर्शन का मूल तत्व क्या है, चेतना शक्ति थी, किंतु मार्क्स के दर्शन का मूल तत्व भौतिकवाद है। मार्क्स के अनुसार प्रेरक शक्ति पदार्थ स्वयं है, चेतना शक्ति नहीं। चेतना शक्ति अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, वरन अस्तित्व चेतना शक्ति का निर्धारण करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स और हीगल के विचारों में इस विषय में अंतर है, क्योंकि हीगल के दर्शन का मूल तत्व चेतना थी, तबकि मार्क्स के इस भौतिकवादी चिंतन में पदार्थ मुख्य तत्व है। और उनका मानना है कि अस्तित्व चेतना शक्ति का निर्धारण करता है, ना कि चेतना शक्ति अस्तित्व का निर्धारण करती है। जहाँ हीगल सृष्टि का मूल तत्व चेतना को मानते हैं, तो वहीं मार्क्स सृष्टि का मूल तत्व जड़ीय पदार्थ को मानते हैं। अब हम देखेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है कि द्वंद्वाद के अनुसार विश्व स्वतंत्र है। विश्व एक समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं परस्पर निर्भर हैं। दूसरा है, द्वंद्वाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। तीसरा है, द्वंद्वाद
के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल है। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे ना होकर शीघ्रता के साथ अचानक होते हैं। और वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं, इसका उत्तर मार्क्स ने हीगल की विचारधारा के आधार पर ही दिया। उनके अनुसार वस्तुओं में शाश्वत अंतर्विरोध पाया जाता है और वस्तुओं में निहित इन परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष के फलस्वरूप ही वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन होता है। जैसे हमने अभी देखा कि किस प्रकार से वाद के बाद प्रतिवाद आता है और प्रतिवाद के बाद संवाद आता है, और ये उत्तरोत्तर जो विकास होता है उसके अंतर्गत गुणात्मक परिवर्तन परिलक्षित होते जाते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है और पदार्थ को समस्त विश्व का नियंत्रक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। क्योंकि हमने देखा कि मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत पदार्थ को मेन माना, जबकि हीगल ने विचार या चेतना को अपने दर्शन का आधार बनाया। मार्क्स के अनुसार प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर ही व्याख्या की जा सकती है और पदार्थ को समस्त विश्व का नियंत्रक और शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा मार्क्स के दर्शन का आधार रहा। निषेध का निषेध नियम, इस प्रक्रिया में कोई तत्व अपने विरोधी तत्व से टकराकर अपनी आरंभिक अवस्था में नहीं आता अपितु उच्च अवस्था में पहुंच जाता है। मार्क्स ने अपने जो वाद प्रतिवाद और संवाद की उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया। वाद प्रतिवाद के संघर्ष के फलस्वरूप बना संवाद नहीं है अपितु उच्च अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। उनका कहना है कि जब हम वाद की प्रक्रिया से प्रतिवाद की ओर जाते हैं और प्रतिवाद से हम संवाद की ओर जाते हैं तो यह विकास एक नए रूप में होता है। और जब भी वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है तो संवाद के रूप में हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, किंतु कोई तत्व अपने विरोधी तत्व से टकराकर अपनी आरंभिक अवस्था में नहीं आता अपितु वो उच्च अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रकार से संवाद एक नई और उच्च अवस्था के रूप में मार्क्स स्पष्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत मार्क्स ने जड़ को या पदार्थ को अपने चिंतन का आधार बनाया। वाद और प्रतिवाद में टकराहट से संवाद की परिस्थिति उत्पन्न होने की बात कही। मार्क्स भौतिकवादी हैं जो कहते हैं कि प्रेरक शक्ति पदार्थ स्वयं है, चेतना शक्ति अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती वरन अस्तित्व चेतना शक्ति का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।